साउथ अफ्रीका ने जी सेकंड मुकाबले में 51 रन से विक्ट्री हासिल की। इस मैच को अगर एनालाइज करें तो शायद पावर प्ले में ही साउथ अफ्रीका काफ़ी गेम को वे ले गया था, जब उन्होंने डिकॉक की एक ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स देखने को मिली। अगर टॉस के हवाले से पहले बात करें तो दोनों मैचेस के अंदर हमने देखा कि जिस टीम ने टॉस जीता उसने फील्डिंग को प्रेफरेंस दी। कंसिडरिंग दिस के ड्यू फैक्टर आता, और ड्यू फैक्टर को कंसिडर करते हुए चेस की तरफ दोनों साइड गई। पहले मैच में हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने भी ऐसे किया और वो वन साइडेड मैच हुआ, और सेकंड मैच में भी ऐसे ही बिल्कुल हुआ कि इंडिया ने भी यही सोचा कि हम चेस करते हैं, और हमने देखा कि बहुत बड़ा टोटल हो गया। और ड्यू आती है बट उस तरह की ड्यू नहीं आ रही कि आप बॉल को ग्रिप ही नहीं कर पा रहे, आपसे बॉल ही नहीं हो पा रही। और पहले हमने देखा कि बैटिंग जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट होती है, बाद में कहीं ना कहीं विकेट थोड़ी स्टिकी हो जाती है। तो समहाउ अभी तक सो फार ड्यू वाला जो मंत्रा है जो ओडीआई सीरीज में देखा, इधर समहाउ वो वर्कआउट नहीं कर रहा। अब मैच पे वापस अगर बात करें तो जी ओबियसली डी कॉक ने जब से रिटायरमेंट के बाद आए हैं, कंसिस्टेंट नहीं है, बट जिस मैच में भी वो खड़े होते हैं वो वन साइडेड अफेयर करते हैं और बिल्कुल सिंगल हैंडली गेम को चेंज कर देते हैं। आज उन्होंने 90 रन बनाए समहाउ। उस इनिंग्स के अंदर अगर हम देखें तो उसमें 7 छक्के शामिल हैं जी 46 बॉल के ऊपर। और जो एक हम T20 क्रिकेट की बात करते हैं कि इम्पैक्ट होना चाहिए, उसकी एक पावर हिटिंग की बात करते हैं, वो देखने को नजर आई। इसी तरह मार्करम की एक अच्छी तीसरे नंबर पे उन्होंने आज अपना बैटिंग ऑर्डर फिर चेंज किया, वो तीसरे नंबर पे आए और हमने देखा कि उन्होंने 29 रन स्कोर किए। बट जो एक मोमेंटम शुरू से मिला वो फिर उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया जी। लास्ट के 2 बैटर ने हमने देखा कि एक फरेरा ने बड़ी शानदार 29 रन की इनिंग खेली, वो भी ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले 16 बॉल पे, और मिलर ने भी उनके साथ लिटिल कैमियो खेला। और तो बट अब जब देखते हैं तो ओबियसली 213 20 ओवर में हमेशा 200 प्लस बड़ा मुश्किल टारगेट होता है। और बट कहीं ना कहीं ये लगता था कि इंडियन बैटिंग बड़ी स्ट्रांग है और बड़ी डेप्थ है उसके अंदर, और बड़ी 7वें 8वें नंबर तक की आपके पास एबिलिटी है बैटर के लिहाज से। बट साउथ अफ्रीका की जो एक अच्छी चीज़ है कि ये अगर आप तीनों फॉर्मेट के अंदर देखते हैं और एक जो अच्छी जिसे कहना चाहिए कंपेटिटिव क्रिकेट खेलती है इन टर्म्स ऑफ स्किल वाइज मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको साउथ अफ्रीका नज़र आएगी। और जिस तरह के पहले बैटर ने परफॉर्म किया, और ख़ास तौर पे उनके फास्ट बॉलर की अगर आप लेंथ देखते हैं इन कंपैरिजन, अगर आप आज देखें तो जो बुमराह ने बहुत ज़्यादा रन दे दिया, शदीप ने 54 दिया 4 ओवर में, बुमराह ने 45 कंसीड किए, शायद कहीं ना कहीं मैच उधर ही उनसे अवे हो चुका था इंडिया से, क्योंकि शुरू में दोनों आपको पता है कि विकेट्स लेते हैं। लास्ट मैच में भी दोनों ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए जो कि बैकफुट पे कर देते ओपोजिशन को। बट इस मैच के अंदर जब डी कॉक ने चार्ज किया तो वो इंडियन बॉलर जो थे वो बिल्कुल क्लूलेस नज़र आए। सिर्फ चक्रवर्ती एक ऐसे बॉलर थे, तमाम बॉलर्स के अंदर अगर आप स्टैट्स देखें, जिन्होंने 4 ओवर्स में 29 रन दिए और 2 विकेट आउट ली। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी कि चक्रवर्ती जितना इंप्रूव करता जा रहा है, जितना वो अपनी एबिलिटी शो कर रहा है, बहुत कम इंडियन प्लेयर है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुलदीप को भी आपको रन देना चाहिए था ताकि उसको ज़रा कॉन्फिडेंस आता, और वर्ल्ड कप से पहले अपने प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है। आल्दो के वो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, बट अगेन ज़्यादा रिलाई किया जा रहा है कुछ दूसरी ऑप्शन देखने के लिहाज से, कैसे आपने इसको लेके चलना है। और आप शायद कम्बिनेशन देख रहे हैं, वो ऑटोमेटिक पहली चॉइस तो होंगे इंडिया के, मैं वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। फिर अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडियन बॉलिंग के अंदर डेथ ओवर का मसला है। ऑफ लेट हमने देखा कि पाकिस्तान का भी यही मसला है, बट एक बुमराह ऐसी कमोडिटी है जो किसी भी विकेट किसी भी टाइम पे मैच की सिचुएशन में आएंगे तो वो आपको एक थ्रेट लगते हैं। बुरा दिन किसी ना किसी प्लेयर का आता है, और आज शायद उनका एक बुरा दिन था, और शायद इनिंग्स भी बहुत आउटस्टैंडिंग डी को खेल गए आज। और अगर वो रन आउट ना होते तो ओबियसली आज सेंचुरी करते, और इंडिया के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बनाने वाले वो प्लेयर बन जाते। बाकी अगर जब फिर इंडिया की बैटिंग हम देखते हैं तो अभिषेक मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टैलेंट है, बट उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, पिच पे रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी ओपोजिशन की भी। हर बॉल पे छक्का तो नहीं लग सकता, ये आपको एक चीज़ माइंड में रखनी पड़ेगी। टैलेंट पे कोई डाउट नहीं है, दुनिया का नंबर 1 2 3 अगर आप T20 के बैटर की बात करेंगे तो अभिषेक का डेफिनेटली नाम आता है। बट कहीं ना कहीं हमारे साइम अयूब की तरह वो हर बॉल पे जो हिट मारने वाला मंत्रा है वो मेरा ख्याल है उनको ज़रा इनकन्सिस्टेंट बना रहा है, और 17 रन बना के वो आउट हुए। फिर इसी तरह शुभमन गिल पे मैंने लास्ट में शो में भी बात की थी कि शुभमन गिल शायद मुझे कहीं ना कहीं ज़रा एलियन लगते हैं T20 फॉर्मेट में।
आप अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें, पूरा एशिया कप उठा के देख लें, जितनी भी क्रिकेट उन्होंने खेली है T20 की खास तौर पे, कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई। आप भारत शायद ये समझता है, थिंक टैंक ये समझता है कि जो एक स्टेबिलिटी का रोल है वो उनके साथ रखा जा रहा है कि बाकी सारे हिटर हैं और वो लेके जाएंगे। बट आप जब देखते हैं, स्टैट्स देख रहे हैं, तो वो कभी 5, 10, 15 इससे ऊपर नहीं जा रहे उनके रन। आज तो 0 पे आउट हुए। तो एक ये मुझे लगता है भारत को फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम हो सकती है। जब आपके पास एक रेगुलर ओपनर संजू सैमसन की सूरत में मौजूद था, तो मेरा नहीं ख्याल कि जितना वो परफॉर्म कर रहा था, सेंचुरीज भी उसने प्रॉब्ली 2 की थी, तो उसके साथ इनको कंटिन्यू करना चाहिए था। तीसरे नंबर पे भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। आपने देखा कि नॉर्मली तो कप्तान सूर्य कुमार यादव आते हैं, आज उन्होंने अक्षर पटेल को भेज दिया। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने कमाल के बैट्समैन, ये सूर्य कुमार यादव, या इवन हमने टेस्ट या ओडीआई में भी देखा कि आप वाशिंगटन सुंदर के साथ और अक्षर पटेल के साथ ये क्यों कर रहे हैं कि हर दफ़ा आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऊपर आएंगे और वो रन्स कर देंगे। अब बहुत मुश्किल पिच हो तो समझ आता है कि आपने कुछ ऐसा रोल उनसे लेना है, बट यह डिसीजन भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। हाल दो कि उन्होंने एक छोटा कैमियो खेला 20+ का, बट इस तरह के बड़े रन चेज के अंदर इस तरह की परफॉर्मेंस के लिए शायद बैटर को आना चाहिए। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है सूर्या कुमार यादव का जो कॉन्फिडेंस है वो शटर्ड है। वो भी आज 5 रन बना के आउट हुए। और एक मैंने हमेशा अपने वीलॉग में बात की कि सूर्या कुमार यादव एक्सपोज हो चुके हैं। जैसे मोहम्मद रिजवान है, वो लेग साइडिश खेलते हैं, फ्लिक स्वीप टाइप मारते हैं, इनका भी यही प्रॉब्लम है। ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि लेग साइड पे मैं मारूंगा। इंटरनेशनल क्रिकेट पे जब टीमें डाटा बेस पे आती हैं, पूरी प्रिपरेशन के साथ, स्ट्रैट के साथ आती हैं, तो ये वन डायमेंशनल क्रिकेट अब आप खेल नहीं सकते, चाहे कोई भी फॉर्मेट खेलें। और आज भी देखें, बाहर करके बॉल की गई और उन्होंने अपनी विकेट दे दी। लास्ट मैच में भी आपको याद होगा, उन्होंने फ्लिक करने की कोशिश की और बॉल ऊपर खड़ा हो गया। तो ये मेरा ख्याल है सूर्य कुमार यादव के लिए काफ़ी प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं। पूरी इनिंग्स में देखें तो एक तिलक वर्मा आउटस्टैंडिंग आपको प्लेयर नज़र आए, जिन्होंने ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 64 किया। बट इधर गेम अवेयरनेस की मैं ज़रूर बात करूंगा। जितने भी उनके साथ बैटर खेल रहे थे, चाहे आप हार्दिक पांड्या की बात कर लें, क्योंकि उनसे भी आज बड़ा सरप्राइज थी जब लास्ट विकेट मुश्किल थी, तो वो ऐसे खेले जैसे ये उनके लिए कोई डिफरेंट सरफेस पे बैटिंग कर रहे हैं। ये विकेट आसान थी तो वो एक ऐसे बैटिंग कर रहे थे, 23 बॉलों पे उन्होंने 20 किया, जैसे बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक छक्का उनका एक अच्छा था, बाकी तो एक उनको पहले मार्को जॉनसन की तरफ से चांस में मिला और वेरी नेक्स्ट बॉल पे वो अपनी विकेट गवा बैठे। तो आज वो बिल्कुल इंटायरली एक डिफरेंट प्लेयर के तौर पे नज़र आए। बट जो तिलक वर्मा बैटिंग कर रहा था, वो जिस तरह हिटिंग कर रहा था, तो आपके दूसरे बैटर्स को क्या करना था जब उनको नज़र आ गया कि उनसे हिटिंग नहीं हो रही, आप रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करनी है। देखिए, गेम अवेयरनेस अगर आपके पास नहीं है आजकल की क्रिकेट में, तो आप हमेशा ओपोजिशन से आगे नहीं जा सकते, चाहे वो एज ए कैप्टन है, एज ए प्लेयर है, एज ए बैटर है। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह तिलक वर्मा हिटिंग कर रहे थे, अब दिखने में तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है कि 51 रन के ह्यूज मार्जिन से इंडिया हारा है। बट अगर कंसिडरिंग दैट कि जितनी आपकी विकेट्स गंवाई हैं, और ख़ास तौर पे जितेश ने भी आई, वो बस ऐसे जैसे गली मोहल्ले में आप चलाते हैं हर बॉल पे हिट करने के लिए और ज़ोर से मार रहे थे, कभी मिडल हो जाती थी तो छक्का चौका हो जाता था, अदरवाइज उनके बल्ले को टच नहीं हो रही थी बॉल। तो ये भी आपने कहीं देखना है कि आपकी जो पोजीशन है, जो रिक्वायरमेंट है, आप कितने मैच्योर हैं, गेम को एनालाइज कैसे कर रहे हैं, असेस कैसे कर रहे हैं, उसमें इंडियन बैटर मुझे काफ़ी लैग करते हुए नजर आए। फिर डुबे का जो नंबर था 8वें नंबर पे, मुझे वो भी समझ नहीं आया। उसको हालांकि अच्छा पावर हिटर है, थोड़ा ऊपर आना चाहिए था। जितेश से पहले शायद उनका नंबर बनता था, उनको काफ़ी नीचे लेके गए। तो ये कुछ टेक्निकल और टैक्टिकल मिस्टेक नज़र आई आज इंडिया की तरफ से। और दूसरा ये कि मुझे ये कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप ऋषभ पंत की टेस्ट की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से आप उसको T20 में नहीं रख रहे या ओडीआई में नहीं रखते, तो ये आपकी ज़्यादती है। क्योंकि ऋषभ पंत एक बहुत बड़ा टैलेंट है, एक जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस रही है, आप टेस्ट उसको गलत खिला रहे हो। बहुत से लोग इंडिया में शायद इसको डिसएग्री करेंगे, बट मैं बड़ी अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ कि ऋषभ पंत जो है वो वाइड बॉल की जो क्रिकेट है उसमें कहीं बाहर नहीं होता टीम से, इवन ओडीआई में भी बाहर नहीं होते। बट जो आप टेस्ट की अगर बुरी परफॉर्मेंस आई है, उसके बावजूद अगर आप उसको T20 में नहीं रख ले, क्योंकि जितेश का आपने टैलेंट देखा, इसी तरह आप संजू सैमसन, तो मेरा ख्याल है कि एज ए ओपनर अगर खिलाना है तो उसको टीम में होना चाहिए। बट अगर आप मिडल ऑर्डर के तौर पे चौथे नंबर पे या 5वें नंबर पे किसी बैटर को तलाश कर रहे हैं और आपको लगता है कि हमने शुभमन गिल के साथ जाना है, तो फिर आपकी ऑटोमेटिक चॉइस जो है वो ऋषभ पंत होनी चाहिए।
तो ये कुछ ऐसी 2-3 मिस्टेक मुझे नज़र आई हैं। ऑब्वियसली हर टीम अपनी प्रिपरेशन कर रही है, वर्ल्ड कप का अपना स्क्वाड देख रही है, उसमें क्या लैप्सेस है उसको देख रही है। तो मुझे तो लगता है कि ये कई 2-3 जगह पे इंडिया गलती कर रही है। शायद इसको मेरा ख्याल है कि उनको करेक्ट करना चाहिए। बट इनके कोच गौतम गंभीर कई दफ़ा रिजिड है, स्टेगनेंट है अपनी चीज़ों के ऊपर, वो चेंजिंग ऐसा सच करते नहीं है। बट दैट इज़ देयर ऑन डिसीजन, लेट्स सी तीसरे मैच में क्या होता है। और फिर तीसरे मैच के बाद दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।